वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की अपनी डेट हो गई है 6 तारीख। पिछले सारे जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप लोग उसको भी देखो जाके। और हमारा ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। कभी भी आपको लगे कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, आप ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये वाले चार। वर्ली ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ली पेंटिंग्स भी होती हैं। लैंड लॉस, इंडिया की इकोनॉमिक इवोल्यूशन और गगनयान। ठीक है, सबसे पहला है वर्ली ट्राइब। देखो भाई, वर्ली ट्राइब जो है ना, उन्होंने ये बात पे काफी बड़ी एक आपत्ति रखी है और इस बात पे काफी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो जिस भूमि पर शिवाजी को समर्पित एक संग्रहालय बनाया जा रहा है वो उनकी भूमि है। तो उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, उनका जगह डिस्प्लेस होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो अपना लैंड के राइट्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो वर्ली ट्राइब ये महाराष्ट्र, मुंबई में सबसे ज्यादा रहते हैं, जो कि वर्ली पेंटिंग के लिए काफी फेमस है। महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे ज्यादातर इनका रहना है। वर्ली लैंग्वेज बोलते हैं। इनकी वर्ली पेंटिंग, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है कहाँ से बिलोंग करती है, ये उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। वर्ली ट्राइब आदिवासी रिवोल्ट 1945 के लिए भी काफी फेमस है। तो ये पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो यार, ऐसे ही जैसे ट्राइबल पीपल हैं, तो क्या भारत में ट्राइबल पीपल के लिए कुछ जो है राइट्स अवेलेबल हैं ट्राइबल पीपल के को यहाँ पे करने के लिए? कुछ उनके पास राइट्स हैं या कुछ उनके पास ऐसी चीजें अवेलेबल हैं? तो यस, बिल्कुल। जितने भी ये वर्ली ट्राइब्स हैं या फिर जितने भी और ट्राइबल ग्रुप हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए आर्टिकल 342 निर्धारित है प्रॉपरली, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कहता है। इवन जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के दिशा निर्देश तत्व, वहां पर भी आर्टिकल 46 में लिखा है कि स्टेट को यहाँ पर प्रोटेक्शन देनी है एससी और एसटी कैटेगरी पीपल को। तो प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली उनके लिए प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। फॉरेस्ट के भी राइट्स हैं 2006 के हिसाब से, जिसमें जो भी एसटी पीपल होंगे और जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स होंगे वो अपने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड के ऊपर अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनके ऊपर साथ कोई भी इनजस्टिस होगा तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ये वाला भी एक एक्ट है, राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स का एक्ट है। ठीक है, उनका लैंड, उनके रिसोर्सेज पे उनका राइट है। जितना भी फॉरेस्ट से मेजर प्रोड्यूस आता है, मुख्य संसाधन, और माइनर प्रोड्यूस आता है, उसके ऊपर उनका पूरा अधिकार है। सिक्स्थ स्केड्यूल पे भी जो है, सिक्स शेड्यूल मैंने लर्न करने की आप लोगों को कई बार ट्रिक बताई हुई है। उसको लर्न करने के लिए आपके पास ATMM करके होती है ट्रिक। A फॉर आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल में इन चारों स्टेट्स में जितने भी ट्राइबल पीपल रहते हैं उनके लिए भी पूरा पूरा अधिकार है और वहां पर वो ADCs को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लिखा हुआ ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वायत्त जिला परिषद, वो भी वहां पे बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये ऑलरेडी टॉपिक्स जो है यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसके तहत उनको, जो स्केड्यूल्ड ट्राइब पीपल है, मतलब कि जितने भी हमारे ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उनको ऑलरेडी यहाँ पे राइट्स दे दिए गए हैं। राइट, तो ये था अभी आपका फर्स्ट आर्टिकल, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है। तो थोड़ा सा हमने ट्राइबल पीपल के बारे में कवर कर लिया। ट्राइबल पीपल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइबल पीपल पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को ये पूरे पूरे तरीके से लर्न करते हुए चलना है कि ट्राइबल पीपल क्या, कैसे और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो ट्राइबल पीपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। ओके, सेकंड आता है लैंड लॉस के ऊपर। चीफ मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, उन्होंने ये बोला है कि सभी जिलाधिकारी जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको ये आदेश दे दिया है कि राज्य में कृषि या बागवानी के लिए बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने के प्रयासों को रोकना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, जो कि वहां पे सारे लैंड
से जुड़े हुए लॉज के ऊपर पूरा एक काम करेगी, पूरा देखेगी। उसे कहते हैं लैंड लॉज, ठीक है। तो उन्होंने देहरादून में ये सब चीजों के बारे में बोल दिया कि भाई नॉन उत्तराखंडी रेसिडेंट है तो उसको कुछ साल यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब जा करके उसको वो प्लेस मिल सकती है और वो सारी चीजें करी जा सकती हैं, अदरवाइज ये सब कुछ ऐसा बोल दिया गया है। समझ गए? बात को समझ में आया कि किस किस तरीके से है? और बाकी स्टेट्स में क्या है इस सब चीजें? देखो, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, जो ऑलमोस्ट जो बॉर्डर शेयर करती हैं स्टेट, जो ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग टचिंग होते हैं, उनमें भी कुछ इसी प्रकार के रूल्स चलते आ रहे हैं। ठीक है, कि भाई जो लोकल पीपल है ना उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, रादर देन जो आउटसाइडर्स हैं उनकी जगह लोकल पीपल को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक हद तक ठीक भी है। लोकल पीपल जितने भी हैं उनकी आजीविका डिपेंड करती है उस पूरी चीज के ऊपर, तो वो जरूरी भी है उनको वहां पे सपोर्ट मिले, उनको वहां पर बेटरमेंट प्रोवाइड कराई जाए, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटर ऑप्शन भी है, राइट। लैंड परचेजिंग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ये वाले, ताकि लोकल कल्चर और इकोनॉमी प्रोटेक्शन रहे, वहीं के लोग वहां पे खरीद सके, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको वो चीजों का राइट ना मिले। ठीक है, डेमोग्राफिक शिफ्ट बच जाता है, इससे क्या होता है कि जो अपनी जगह के लोग होते हैं वो दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की वहां पे जमीन है, वहां पे और कोई कब्जा नहीं कर सकता, दूसरी जगह पे भी दूसरे लोगों का अधिकार है, तो उस हिसाब से उनके पास भी काफी अच्छा एक राइट हो जाता है अपने एरिया में बसे रहने का, डेमोग्राफी शिफ्ट नहीं होती है, रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन बच जाती है, और लोकल इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो वहां पे लोकली भी अपना इजिली रह पाते हैं, ऐसे कानून स्थानीय आबादी के हित में जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो मैंने उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करा है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर स्टेप्स ले रही है। तो हमें भी ये स्टेप्स के बारे में क्लियरली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, है क्या ये चीज, ठीक है। लर्न हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया का इकोनॉमिक इवोल्यूशन, आरबीआई ने बताया है। आरबीआई कह रहा है कि भाई जो पैंडेमिक की वेव आई थी उसके बाद से हम लोगों ने काफी स्विफ्ट तरीके से अच्छा घूमा है आगे, तीव्रता से व्यापक कदम उठाए हैं, स्मूथ फंक्शनिंग करी है मार्केट्स की, ऑपरेशंस की, जो कि हमारी एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे बनती ही है, वो यहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सारी चीजों को यहाँ पे बताती है। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था तो मैंने वहां से इसके ऊपर लिया है, क्योंकि देखो यार ऐसे टॉपिक्स ना इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी है क्या कि अभी आज के टाइम पे हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो पहले भी हम लोगों ने काफी बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस झेला है। भुगतान संतुलन संकट, इसका मतलब होता है कि हमारा जो इम्पोर्ट है, मतलब आयात जो है, वो आना जो है वो ज्यादा हो रहा है, और जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात कर रहे हैं वो कम हो रहा है। मतलब आपकी सैलरी जो है वो कम है, आपके खर्चे ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो आपकी सेविंग्स हो पाएंगी? नहीं, आपके जीवन में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। वही चीज इसमें भी हुआ। तो ये क्राइसिस आया था उस समय 1991 के समय, लेकिन भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने के बावजूद हम लोगों ने एक नया रिफॉर्म लाए थे, एलपीजी। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, जिसकी वजह से भारत का फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी बढ़ गया था। ये रिफॉर्म्स जो है उस समय के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तभी इसको कई बार इस स्ट्रैटेजी को राव मनमोहन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई थी ताकि प्राइवेटाइजेशन बढ़े और पूरे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। जैसे है ना नोकिया, उसकी टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन भी काम करता है लोगों को कनेक्ट करने का, आपस में ट्रेड को एक बेटर बनाने का, ट्रेड को कनेक्ट करने का। तो यहाँ पर आरबीआई के रोल का भी यही काम, आरबीआई के जो गवर्नर होता है वो पॉलिसीज बनाते हैं। आरबीआई यहाँ पे ये बताते हैं कि हमारा जितना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हम फॉरेक्स रिजर्व को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भारत की पॉलिसीज में चेंज करके। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स को और अच्छा बना के, लाइसेंस की कंट्रोल को और इजी करके, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट पे लाइसेंस इजीली मिलेंगे तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा यहाँ पर। ठीक है ना। आरबीआई के गवर्नर जो है उस समय एस वेंकटिया रमन थे, जिन्होंने ये पूरा संभाला था 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिन्होंने गोल्ड रिजर्व्स को जो है भंडार को गिरवी रखने सहित नवीन उपाय लागू करे थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल भी इसमें ध्यान रखते हुए पूरे के पूरे एरिया में एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ नया तरीका लागू किया था। तो ये था एक हमारा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको भी एक ये वाला पॉइंट भी याद में रखना है। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा।
ये वाला भी आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय हमारे जो गवर्नर थे वो कौन थे, उस समय आरबीआई के गवर्नर हमारे कौन थे। इतना आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब से भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही सवाल बनते हैं, लेकिन एक कई बार छोटा मोटा सवाल इससे बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को भी ये चीज कंप्लीट करनी है। बढ़ते हैं आगे। ये वाला वही था, मतलब अभी हम लोग उस चीज से सीख भी सकते हैं, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल लास्ट है गगनयान। अब हम लोग गगनयान मिशन को लेके आ रहे हैं 2024 में। जैसे 2023 का साल पूरा चंद्रयान को डेडिकेटेड था, और 23 अगस्त 2023 को हम लोगों ने नेशनल स्पेस डे के रूप में उसको सेलिब्रेट भी करा है। अब हम लोगों का गगनयान रेडीनेस, गगनयान को भी अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है वो चीज। अब इसकी सक्सेसफुली लॉन्च कर दी गई है। इसरो जो है वो कम से कम 12 से 14 मिशन यहाँ पे टारगेट कर रहा है इस साल। और 2024 में पूरा गगनयान पे फोकस करके 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था एक और सैटेलाइट निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार करके एक सैटेलाइट है, जो कि नासा और इसरो की मदद से लॉन्च की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग काफी सारे ऐसे मिशंस को जो है वो करवाने वाले हैं। तो गगनयान मिशन भी यहाँ पे तैयार हो रहा है। और बहुत सारे मिशन ऐसे ही सीरीज में रहेंगे। अनमैन्ड मिशन है जिसमें क्या होता है कि मैन नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं जाएगा स्पेस पर, ठीक है, उसे कहते हैं अनमैन्ड मिशन। तो वो इस तरीके से हम ये पूरा एक स्टार्ट करने वाले हैं। और मल्टीपल ड्रॉप टेस्ट होंगे, लॉन्च पैड जाएगा। और साथ ही साथ ये देखो, आप पढ़ो, इस बार मिशन में 2024 में निसार सैटेलाइट होगी, ऑलमोस्ट रेडी है। जीएसएलवी निसार सैटेलाइट लेकर के जाएगी, सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट को यहाँ तक लेकर के जाने वाली है। तो इस तरीके से ये मिशंस जो हैं कुछ वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता, आपको पता है कि हमारे काफी सारी चीजों को चेंज करके क्रिमिनल लॉस की जगह ये वाले लॉस को अपडेट कर दिया गया है। तो देखो भाई, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह जो है नए क्राइम्स को उसमें जोड़ा गया है, जैसे कि आतंकवाद, किसी समूह द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या जैसे पारंपरिक अपराधों को यहाँ पर उसमें ऐड किया गया है। इस पूरे कोड में, इस पूरी संहिता में जो है जाति, इस कोड में पूरे में जाति के आधार पर आप किसी भी पर्सन को कभी कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें यह भी बोल दिया गया है इस पूरे कोड में कि राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबिलियन, इस तरीके से अगर आप देश की इंटेग्रिटी को खतरे में डालती हैं, ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पर आपको हटा दिया गया, इसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है। तो ये आप, मैंने वैसे पहले भी काफी ज्यादा कंप्लीट कराया था, इसको भी याद रखिए। अगला आता है इलीगल सैंड माइनिंग। सैंड को यहाँ पर, सैंड पे माइनिंग करना, खनन। ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू था, वापस आते हैं। तो सैंड माइनिंग क्या होता है कि नेचुरल सैंड को, सैंड के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ पर भविष्य प्रसंस्करण के लिए वहां पे मिलने वाले खनिज, धातुएं, पत्थर, रेत, बजरी, उनको निकाल देना, उसे कहते हैं सैंड माइनिंग। और यहाँ पे सैंड एक माइनर मिनरल है। और जो भी ये जो लघु खनिज, का पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है, ऐसा 1957 के माइंस और मिनरल्स एक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब कुछ के बारे में कंट्रोल करते हुए ये कहती है कि 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों में भी अगर आप सैंड माइनिंग करते हो तो आपको यहाँ पर स्टेट का अप्रूवल लेना होगा। इसे कहते हैं सैंड माइनिंग। सैंड से माइनिंग करना, चीजों को खनन करके बाहर निकालने को सैंड माइनिंग कहती है। तो अगर कभी भी आप इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग करते हो तो बहुत समस्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है उस पूरे एरिया में वहां के रहने वाले लोगों को। तो आपको ये पहले तो याद रखना है, इससे जुड़ा हुआ एक्ट कौन सा है, MMDR। वो एक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट। वो भी अभी 1957 में था, ठीक है, इलीगल है, ठीक है।
इलीगल सैंड माइनिंग के हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत नुकसान पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे के लिए इंडिया में पूरा मैनेजमेंट आपको बता ही दिया मैंने, कंट्रोल करने के लिए। इससे बायोडायवर्सिटी खत्म होती है, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, और वहां पे रहने वाले जितने भी हैबिटाट होते हैं उसमें डिसरप्शन होती है, फ्लडिंग जैसी चीजें बढ़ जाती हैं, रिवर्स में सेडिमेंटेशन बढ़ जाती है, ड्रिंकिंग वाटर लोगों को, आसपास के लोगों को सही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है सैंड माइनिंग रोकने के लिए ही होता है। राइट एवरीवन? तो ये प्रोसेस छोटा सा दिमाग में रखिएगा, इस पे सवाल आपके बन सकते हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये आप लोग कंप्लीट कीजिएगा यहाँ तक। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे व्हाट्सएप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।